हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो नया टॉपिक है वह है कार्पस ल्यूटेम व कार्पस एल्बिकेंस पिंड। यानी ये दोनों जो पिंडे होते क्या है। तो देखिए ये जो पिंड है ये आतरु चक्र या ऋतुस्राव जो चक्र है उससे संबंधित पिंड रहते हैं ये। और ये पिंड कहाँ पर बनते हैं? ये अंडाशय के अंदर बनते हैं। तो इसमें देखिए पहले हम जो इसका एक डायग्राम देखते हैं। ये कल मैंने आपको समझाया था। ये अंडवाई कीप रहती है जो अंडाशय के नीचे स्थित होती है, यानी ये अंडवाहिनी है। यानी इसका जो आकार है ना वो कीप के समान हो जाता है। और यहाँ पर ये अंडाशय रहते हैं। तो इनका नामांकन आपको पता होगा। देखिए ये तो गर्भाशय, ये अंडवाहिनी वाहिनी यानी दोनों तरफ रहती है। ये अंडवाहिनी, ये अंडाशय ओवेरी, ये योनि यानी वेजिना। दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटा है बड़ा, दोनों 19-20 अंतर हो सकता है लेकिन बराबर होते हैं। ये अंडाशय। तो 4 भाग होते हैं इसमें। देखिए पहले पहले जैसे नंबर 1 में अंडाशय, फिर अंडवाहिनी, फिर नंबर 3 में गर्भाशय, नंबर 4 में योनि। हम पढ़ क्या रहे? हम पढ़ रहे हैं कार्पस ल्यूटेम व कार्पस एल्बिकेंस पिंड क्या होते हैं। तो इसमें देखिए इसका एक और डायग्राम से समझना। ये जो अंडाशय है यहाँ पर इसको बताते हैं, ये अंडाशय का बड़ा करके चित्र बताते हैं। यानी अनुप्रस्थ काट या जो टीएस काट है ना उसमें ये अंडाशय इस प्रकार से दिखाई देगा। ये तो ये आपको पहले भी समझाया था कि जो अंडोत्सर्ग की अवस्था रहती है, अंडोत्सर्ग की आपको मैंने बताया था कि जैसे आतुर प्रावस्था, फिर पुटकीय प्रावस्था और फिर क्या होती है अंडोत्सर्ग अवस्था, यानी 6 से 13वें दिन तक की अंडोत्सर्ग, 6 से और 13 दिन। इसके पहले कौन सी थी? पुटकीय अवस्था। इसको स्पष्ट में देखिए, नंबर 1 में तो आतरु अवस्था, दूसरी पुटकीय प्रावस्था, और तीसरी अंडोत्सर्ग सर्ग, और चौथी जो थी वो थी पीत पिंड अवस्था। तो इसमें आतो प्रावस्था के बाद जस्ट ये पूट की अवस्था में होता क्या है कि यहाँ पर ये जो अंडाशय रहता है तो इसकी जो जनन एपिथेलियम रहती है, ये जनन एपिथेलियम कहलाती है। इसकी कोशिकाओं में विभाजन होने से यहाँ एक प्राथमिक ऊतक बनता है, यानी कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसको कहते हैं प्राथमिक ऊतक। ये फिर बाद में
ये जो प्राथमिक फूटक है इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, इसमें भी जो ना दोहरी झिल्ली बन जाती है, यानी इसमें दो झिल्लियां बन जाती है ये। तो जो प्राथमिक फूटक है अब क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वितीयक फूटक। द्वितीयक फूटक, द्वितीयक फूटक कहलाता है। इसको द्विस्तरीय, दो स्तर आ रहे हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं इसको द्विस्तरीय फूटक भी कहते हैं, द्विस्तरीय फूटक भी कहते हैं। अब इनमें, इन फूटक में यानी जो पूट की प्रावस्था चल रही है ना, तो आपको पहले बताया था पूट की प्रावस्था में होता क्या है। ये जो सामान्यतः जो है ना, ये जैसे अंडोत्सर्ग अवस्था 6 से 13वें दिन चलती है, तो उसी प्रकार से पहली जो अवस्था थी वो कितने दिन चलती है, 3 से 5 दिन। तो इस पूट की अवस्था में सामान्यतः पूटक का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अपना आकार और बड़ा कर लेता है, ये यानी इसका आकार इससे बड़ा हो जाएगा। देखिए बड़ा करके बताते हैं, ये इसका आकार बड़ा हो गया है, यानी इन दोनों से आकार बड़ा हो जाता है, वो एक द्विस्तरीय रहता है ये। तो इसका नाम होता है परिपक्व फूटक, परिपक्व फूटक। और इस परिपक्व फूटक को कहते हैं ग्राफियन फूटक, ग्राफियन, ग्राफियन फूटक ये। तो ये जो अंडोत्सर्ग की अवस्था है, तो अंडोत्सर्ग की जो अवस्था है वो 6 से 13वें दिन चलती है, लेकिन जो 14वां दिन होता है ना, तो कौन सा 14वां दिन या 14वें दिन, ये जो है इसमें यहाँ से ये केंद्रक बनने लग जाता है, यानी अंडाणु, फिर केंद्रक, मतलब अंडाणु जो होता है ना उसका ये केंद्रक, फिर ये अंडाणु में थोड़ा बड़ा आकार हो जाता है, इसमें झिल्लियों का निर्माण होने लगता है अंडाणुओं में। तो ये 14वें दिन क्या होता है, परिपक्व फूटक यानी ग्राफियन फूटक क्या है, फट जाता है ये, और फटते इसमें से क्या निकलता है, परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है 14वें दिन, परिपक्व अंडाणु। तो यानी फटाए, फटते इसमें से ये अंडाणु बाहर निकल गया, ये परिपक्व अंडाणु बाहर निकल गया 14वें दिन। अब ये जो ग्राफियन फूटक है इसका भविष्य क्या निर्धारित होगा, यानी इसका भविष्य आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो कार्पस ल्यूटेम जो पिंड बनेगा वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का पर्याप्त मात्रा में स्रवण करता है। तो देखिए यहाँ पर दो अवस्थाएं होगी, यहाँ से इस डायग्राम में आ जाइए वापस, ये अंडा, ये फट गया, फटने के बाद ये अंडाणु आ गया, अंडाणु अंडवाय कीप द्वारा, क्योंकि आपको पहले बताया था इनकी जो अंडवाहिनियां रहती है इनकी भित्ति रोमाभी उपकला की बनी होती है। रोमाभी उपकला मतलब रोम युक्त रहती है। शुक्राणु में तो पूंछ रहती है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो गति करता है। लेकिन अंडाणु कैसे गति कर, अंडाणु यहाँ से लेकर के बीच वाला मध्य भाग है ना जिसको फैलेपिन नलिका भी कहते हैं, तो वहां पर निषेचन के लिए उपलब्ध होगा ये। तो यहाँ इधर से करके बता देते हैं, उधर थोड़ा सा नामांकन आ रहा है ना, तो देखिए, तो ये अंडा से जो अवस्था थी ना इसकी, ये वाली परिपक्व यानी ग्राफियन फूटक, ये फटारी अंडाणु बाहर आ गया। अब ये अंडाणु जो है इस अंडवाय कीप से यहाँ तक निषेचन के लिए कैसे उपलब्ध होता है, तो ये समझिए इसकी जो है ना भित्ति रोमाभी उपकला की बनी होती है, यानी ऐसे रोम पाए जाते हैं इसमें। तो ये रोम क्या करते हैं, गति करते हैं, तो रोम के कारण, गति के कारण ये अंडाणु धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है और यहाँ पर मध्य भाग तक आ जाता है अंडाणु। उसी दौरान अगर जैसे मतलब इसकी मतलब जनन की क्रिया होगी, मैथुन की क्रिया होगी, तो ये शुक्राणु वेजिना मार्ग द्वारा जनन की प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित किए जाते हैं ये शीशन पेनिक द्वारा। तो ये जो शुक्राणु, ऐसा नहीं कि शुक्राणु इधर जाएंगे, कुछ शुक्राणु इधर जाएंगे, क्योंकि शुक्राणु की संख्या काफी रहती है, मतलब लगभग लाखों में रहती है, जबकि अंडाणु एक ही रहता है और प्रति माह बनता है। कोई सी भी अंडाशय से बन सकता है, याद रखना, 1 महीने में एक ही अंडाणु बनता है स्त्रियों के अंदर। तो ये जो अंडाणु रहता है
वो किस अंडाशय में बनेगा वो पता नहीं होता। हाँ, ये जरूर है सोनोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है, जिसको फीटस स्टडी कहते हैं। जो डॉक्टर के पास जाता है ना, तो उसमें लिखता है फीटस स्टडी में के अंतर्गत इसको सोनोग्राफी में देखा जा सकता है कि अंडाणु कौन सी वाली अंडवाहिनी के अंदर है। आकार भी देखा जा सकता है मटर के दाने के समान। शुक्राणु दिखाई नहीं देता, सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं, जो सूक्ष्म कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तो देखिए, अब ये जो शुक्राणु, कुछ शुक्राणु इधर जाएंगे, कुछ शुक्राणु इधर। ये शुक्राणु में जा रहा है, पूंछ रहती है शुक्राणु का भाग। देखिए ये शुक्राणु, इसका आगे का भाग है ना शुक्राणु का जो भाग है नुकीला, ये एक्रोसोम कहलाता है, ये एक्रोसोम। और इसमें एक केंद्र जिसमें गुणसूत्र रहते हैं, अगुणित गुणसूत्र, तो शीर्ष भाग कहलाता है। यहाँ पर ग्रीवा रहती है, इसमें ये ग्रीवा, ग्रीवा के बाद एक पूंछ रहती है। इस प्रकार शुक्राणु की संरचना है इसकी। तो शुक्राणु का आगे का जो नुकीला भाग है ना, वही निषेचन करता है। तो ये शुक्राणु पहुंच गए यहाँ पर जैसे ये, और यहाँ पर निषेचन के लिए मतलब अंडाणु उपलब्ध हो गया शुक्राणु को। तो जो निषेचन होगा, निषेचन में क्या होता है, ये अंडाणु और ये शुक्राणु। तो देखिए निषेचन के द्वारा जो ये शुक्राणु का जो आगे का भाग है एक्रोसोम, एक्रोसोम, ये जो अंडाणु की भित्ति को टच करेगा तो यहाँ पर छिद्र हो जाएगा, और इस छिद्र के द्वारा ये पूरा का पूरा पूंछ युक्त पूरा का पूरा जो शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा ये। और तो देखिए अब इसका ये केंद्रक अगुणित गुणसूत्र होते हैं, और ये अंडाणु का केंद्रक, उसमें भी अगुणित गुणसूत्र होते हैं। तो दोनों केंद्रक मिल जाते हैं ये, और मिलते ही जो कहते हैं ना 50% गुणसूत्र पिता के और 50% गुणसूत्र माता के। तो पिता के गुणसूत्र शुक्राणु के द्वारा और माता के जो गुणसूत्र होते हैं वो अंडाणु द्वारा उपलब्ध होते हैं ये। तो इस प्रकार से दोनों यानी n + n = 2n, तो यहाँ पर दोनों केंद्रक एक साथ मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2n केंद्रक बनेगा। और ये 2n केंद्रक बनते क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। तो ये द्विगुणित युग्मनज बन गया। इस युग्मनज से धीरे धीरे क्या है, कौन से होता भी इसमें मतलब आगे चलेंगे। तो युग्मनज से बनता है पहले मोरूला, ये याद रखना, युग्मनज, युग्मनज यानी जाइगोट। इससे बनेगा पहली जो अवस्था बनेगी वही, यानी खने का मतलब इसमें विभाजन जो हो जाएंगे यूं ऐसे ऐसे करके विभाजन, अलग अलग कोशिका के समूह बन जाते हैं ये। तो पहली जो ठोस अवस्था बनेगी वो क्या कहलाएगी, मोरूला। इसमें हो सकता है नीचे दिखाई दे, यहाँ से चलते हैं, ये मोरूला अवस्था, मोरूला अवस्था बन जाती है। फिर धीरे धीरे इस मोरूला से इसमें ऊपर जो है ना जो कोशिकाएं रहती है, तो ऊपर और नीचे कोशिकाएं हो जाती है, और बीच में एक गुहा बन जाती है। ये सब कोशिकाएं ये और बीच में एक रिक्त स्थान बन गया गुहा। तो सर्वप्रथम अपने शरीर में क्या बनती है, देह गुहा बनती है, यानी आहार नाल बनती है देह गुहा के अंदर। तो इसमें देखिए ये गुहा बन गई, तो इस अवस्था का क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ब्लास्टूला। क्या बनेगा, ब्लास्टूला। और फिर ये कोशिकाएं थी ना, इसमें और विभाजन होता है। फिर आगे जाकर के क्या होगा कि यहाँ पर जनन स्तर बनने लगेंगे, जनन स्तर, जिससे जीवों के जैसे हृदय का निर्माण, मस्तिष्क का निर्माण, आहार नार का निर्माण सब इन जनन स्तरों से होता है। ये जो जनन स्तर है देखिए, सबसे बाहर का जो जनन स्तर हुआ एक्टोडर्म कहलाता है, एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म, और अंदर वाला इंडोडर्म कहलाएगा, इंडोडर्म। तो एक बार भी देखें, सबसे बाहर वाला क्या कहलाएगा, सबसे बाहर वाला तो एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाला क्या कहलाएगा, इंडोडर्म। तो इनसे जनन स्तरों का निर्माण होता है। शरीर के जितने भी अंग बनते हैं ना, इन जनन स्तरों से बनते हैं। इसका नाम होता है गेस्टुला। क्या बनता है, गेस्टुला। और ये सब भ्रूण अवस्थाओं के नाम है। और जो ही गेस्टुला बनता है तो यहाँ से भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। सामान्य शिशु जो होता है ना, उसका निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस गेस्टुला अवस्था से डायरेक्ट फिर शिशु अवस्था बनती है, क्योंकि बीच वाला स्थान तो रह गया आहार नाल का। फिर धीरे धीरे जो है ना जनन स्तरों से पहले जैसे हृदय का निर्माण होगा, फिर हृदय के बाद जैसे कि मस्तिष्क का निर्माण, हाथ पैर, धीरे धीरे जो है इस गेस्टुला से क्या बन जाता है, ये गेस्टुला से क्या बन जाता है, आगे जाकर के भ्रूण बन जाता है ये इस प्रकार से।
तो ये प्रक्रिया कैसे चली थी देखिए, अगर निषेचन हो गया तो निषेचन हो गया तो यहाँ वापस आइए, आपको पता था कि ग्राफीन फूटक फट मतलब 14वें दिन फट गए, फटने से परिपक्व अंडाणु बाहर निकल ही गया था। और यदि ये अंडाणु यहाँ पर आया, अंडाणु का निषेचन हो गया, तो निषेचन होने के बाद ये जो है ना ग्राफीन फूटक क्या है, एक गोलाकार बड़ी संरचना में बदल जाएगा, एक गोलाकार बड़ी संरचना में बदल जाएगा, जिसका नाम क्या कहलाएगा, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा। कब बनेगा ये, जब निषेचन हो जाएगा। और निषेचन होते क्या है, ये जो कार्पस ल्यूटियम पिंड है ये दो हार्मोन का स्रवण करेगा। तो अच्छी तरह याद रख लेना, अपन कहते हैं ना कि अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो वो रियल में अंडाशय से न होकर के किससे निकलते हैं, कार्पस ल्यूटियम नाम का जो पिंड होता है उससे निकलते हैं ये। तो इस प्रकार से कार्पस ल्यूटियम जो पिंड है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करेगा अधिक मात्रा में, जिसके कारण ये जो निषेचित जो अंडा है, अब ये यहाँ समझ गया आप, ये शुक्राणु में अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर गया था, तो ये क्या हो गया, निषेचित अंडाणु। ये निषेचित अंडाणु, ये निषेचित अंडाणु गति करता है धीरे धीरे, कहाँ पर आता है, गर्भाशय में, ये गर्भाशय, और गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम स्तर होता है ना, ये गर्भाशय की भित्ति, तो ये गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं, रोपण। कब होगा ये, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा पर्याप्त होगी तो ये रोपण में सहायक होगी, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा में कमी आएगी तो रोपण नहीं होगा। तो इस प्रकार से दो अवस्थाएं आई। तो अगर निषेचन हो जाता है तो कार जो है ना ग्राफीन फूटक काय में बदल जाता है, कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, हार्मोन स्रावित करता है, कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो अंडाणु के रोपण में सहायक होता है, और धीरे धीरे इसी से फिर भ्रूण अवस्थाएं बनती है। वही अभी हाल मैंने बताया था आपको, धीरे धीरे जैसे युग्मनज, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टूला, धीरे धीरे आकार बढ़ता जाता है, और ये भ्रूण जो होता है ना वो गर्भाशय की भित्तियों में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था। तो कब ये निषेचन हो गया, और अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ, यानी ये जो अंडाणु था उसको शुक्राणु उपलब्ध नहीं हुए, तो अगर उपलब्ध नहीं हुए तो ये जो ग्राफीन फूटक था, तो ग्राफीन फूटक से क्या बना, कार्पस ल्यूटियम तो बना है, लेकिन ये अगर निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम जो पिंड है वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, ऐसे मतलब संकुचित हो जाएगा, और संकुचित होकर के एक जगह पड़ा हुआ दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कब होगा, जब निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम पिंड जो है एक संकुचित पिंड में बदल जाएगा, यानी सिकुड़ा हुआ पिंड उसमें बदल जाएगा, और ये जो पिंड है ना संकुचित क्या कराएगा, कार्पस एल्बिकेंस। एक और याद रखिए, अगर कार्पस ल्यूटियम पिंड नष्ट नहीं हुआ है, यानी इसमें नहीं बदला है, और लगातार सक्रिय एक्टिव है, तो हार्मोन स्रावित करेगा, और हार्मोन स्रावित करेगा तो समझिए कब बनेगा ये, जब निषेचन हो गया, और अंडाणु जो है ना मतलब निषेचित अंडाणु गर्भाशय की भित्तियों में स्थापित हो गया, तो जो आतरु चक्र की प्रक्रिया है ये नहीं होगी, ये यानी सामान्य भाषा में कहते हैं एमसी नहीं आएगी। इस प्रकार से ये कब, क्योंकि गर्भधारण के दौरान एमसी थोड़ी आती है फिर, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। तो देखिए कार्पस ल्यूटियम जो पिंड है कब बना रहेगा, जब निषेचन हो गया, और अगर निषेचन नहीं हुआ है यानी उसके दौरान प्रजनन नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये संकुचित संरचना में बदल जाएगा, ये जो कार्पस एल्बिकेंस कहलाएगा, यानी अगले महीने वही 28वें दिन के बाद एमसी आना प्रारंभ हो जाएगी। किसके कारण, इस कार्पस एल्बिकेंस के कारण। तो इस प्रकार से दो पिंड होते हैं, निषेचित जो पिंड है वो तो कार्पस ल्यूटियम पिंड है, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये जो कार्पस ल्यूटियम पिंड है वो किस में बदल जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस पिंड में बदल जाएगा। तो ये कार्पस ल्यूटियम तो कहलाता है पीत पिंड, और ये कहलाता है श्वेत पिंड, श्वेत ये वाला श्वेत पिंड। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया थी। तो आपके समझ में आ गया होगा ये, बाकी अगला टॉपिक पढ़ते हैं।